ऐसी एक दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मैमथ विशाल मैदानों पर घूमते हैं, डोडो पक्षी आरामदायक समुद्र तटों पर इकट्ठा होते हैं, या 3.6 मीटर ऊंचे कृपाण दांत वाले बाघ उत्तर अमेरिका के जंगलों में शांति से चलते हैं। हालांकि शायद अंत में ऐसी स्थिति नहीं होना ही अच्छा है, लेकिन एक ऐसा विश्व जहां विलुप्त जानवर पुनर्जीवित होते हैं शायद जल्द ही केवल कल्पना में ही सीमित नहीं रहेगा। विपरीत विलुप्ति से तात्पर्य एक विलुप्त प्राणी प्रजाति को फिर से जीवित करने की प्रक्रिया से है। ये विचार कुछ समय से मौजूद है, लेकिन शायद 1993 की फिल्म जुरासिक पार्क ने इसे पूरी तरह से जनता के ध्यान में ला दिया। हालांकि डायनासोर का पुनरुत्थान अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में है, लेकिन अन्य जानवरों के विलुप्त होने का विकल्प सामने है। हम वर्तमान में पृथ्वी की छठी बड़ी विलुप्ति अवधि में हैं, यानी होलोसीन महाविलुप्ति। इस बार का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना मानव गतिविधियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, जिसमें शिकार, वन कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव विस्तार से आने वाले अन्य नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। हम शायद पहले ही धरती के करीब 7% प्रजातियों को खो चुके हैं, लेकिन विपरीत विलुप्ति शायद विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनर्जीवित करने और आज के सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करने का एक तरीका हो सकती है। जीन सीक्वेंसिंग, जीन इंजीनियरिंग और क्लोन तकनीक के नवीनतम विकास के साथ वैज्ञानिक हाल ही में विलुप्त हुए प्रजातियों को पुनर्जीवित करना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने उन प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया है जो बहुत पहले विलुप्त हो गई थी। तो फिर एक ऐसा अंतर जो लॉजिक फैक्ट्री की तरह पहले से विलुप्त प्रजातियों से भरा हुआ हो, क्या वास्तव में संभव है? उन पहले से ही विलुप्त जानवरों को फिर से जीवित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे कल्पित चिड़ियाघर के लिए प्रमुख निर्णयों में से एक ये होगा कि किन जानवरों को पुनर्जीवित करना है। ये हमारे लक्ष्यों पर निर्भर करेगा और हम विभिन्न प्रजातियों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। पुनर्जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ाना है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जानवरों, पौधों और जीवों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी जीव विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों का पालन करते हैं। जैसे भेड़िए और भालू जैसे शिकारी छोटे स्तनधारी की संख्या को नियंत्रित करते हैं। बीवर बांध बनाते हैं जिससे नदी की गति धीमी पड़ जाती है और इससे पानी पसंद करने वाले अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित वातावरण बनता है। और मधुमक्खियों और पतंगों जैसे परागणकर्ता पौधों के प्रजनन में मदद करते हैं। यदि एक जानवर विलुप्त हो जाता है तो यह श्रृंखलात्मक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बिगड़ सकती है। वे जो अपने मूल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रणाली को बनाए रखने वाले उलट विलुप्त जानवर हो सकते हैं, संभवतः इन पारिस्थितिकी तंत्रों को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। हम विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ताकि उनसे सीख सकें। हम आजकल जिन दवाओं और तकनीकी नवाचारों का उपयोग करते हैं वे मूल रूप से प्रकृति के खोजों से उत्पन्न हुए थे। विलुप्त प्राणी शायद हमारे कुछ सबसे कठिन अनुसंधान सवालों का उत्तर प्रदान कर सकते हैं और विपरीत विलुप्ति तकनीक का उपयोग संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के प्रयासों में भी किया जा सकता है। हम हर एक विलुप्त जानवर को जीवित नहीं कर सकते, लेकिन शायद हम उन प्रजातियों की संख्या बढ़ा सकें जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं, और उन जानवरों को जीवित करने के लिए जो मानव के कारण विलुप्त हो गए हैं हम पर नैतिक कर्तव्य हो सकता है। आजकल की प्रजातियों के विलुप्त होने की गति को माना जाता है कि यह मनुष्य के पृथ्वी के प्रमुख प्रजाति बनने से पहले की तुलना में 1000 गुना तेज है और वर्तमान में सभी स्तनधारियों में से 4 में से 1 विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहा है। हमें बहुत सी चीजें सुधारनी है, हालांकि कुछ सीमाएं भी हैं। वर्तमान तकनीक के साथ हर एक विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। ये डीएनए और अच्छी तरह से संरक्षित ऊतक पर निर्भर करता है। हमारे लिए 10,000 से अधिक साल पहले विलुप्त हुए किसी भी प्रजाति को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है, क्योंकि डीएनए इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता है। जब एक जीव मरता है तो कोशिकाएं टूटने लगती हैं और कोशिका नाभिक में डीएनए एंजाइम और सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये खराब है। इसका मतलब है कि बहुत पुराने ऊतकों में डीएनए या तो बिल्कुल नहीं होता है या केवल सूक्ष्म मात्रा में होता है। इसलिए चाहे अच्छा हो या बुरा, यह डायनासोर के पुनर्जीवित होने की संभावना को समाप्त कर देता है। पक्षियों या सरीसृपों की तुलना में स्तनधारियों को पुनर्जीवित करना कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि पक्षियों और सरीसृपों की तुलना में हम स्तनधारियों के प्रजनन के बारे में अधिक जानते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा स्तनधारी जानवर पुनर्जीवित करना चाहते हैं जो पिछले कुछ हजार वर्षों में विलुप्त हो गया है, तो हम कैसे करें? वर्तमान में जानवरों को वापस लाने की प्रक्रिया में 3 मुख्य तरीके हैं और उन सभी के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा समय और कुछ एकड़ जमीन हो तो हम रिवर्स ब्रीडिंग आजमा सकते हैं। रिवर्स ब्रीडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा प्रजाति में विलुप्त हो चुके विशेषताओं को पुनः उत्पन्न किया जाता है। जेब्रा की एक विलुप्त उप प्रजाति क्वागा और जेब्रा बहुत समान है, लेकिन जेब्रा के पूरे शरीर पर धारियां होती हैं, जबकि क्वागा के शरीर के केवल अगले हिस्से पर धारियां होती हैं और क्वागा के पिछले हिस्से पर भूरे रंग का फर होता है। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा इन्हें शिकार कर विलुप्त कर दिया गया था। इससे पहले क्वागा दक्षिण अफ्रीका में बहुत आम था। क्योंकि जेब्रा विलुप्त क्वागा के निकट संबंधी प्रजाति है, इसलिए वह इस शोध का प्रारंभिक बिंदु बने। पनलियों को पुनः जीवन देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वैज्ञानिक उन बान मागेती को चुनते हैं जो विलुप्त प्रजातियों के समान या बहुत समान जंग प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बेबैन माँ जिनके शरीर के पिछड़े हिस्से पर कमतिया ओवन होते हैं या जिनके शरीर के पीछे के हिस्से पर अधिक भूरे रंग की माओ होते हैं। फिर एक बार जब इंजेती डोंगवू की पहचान कर ली जाती है तो उन्हें जाओ पेई के लिए इकट्ठा किया जाता है। हर एक संतानों को जो आवश्यक विशेषता विरासत में मिला है फिर से मिलाया जाएगा। उम्मीद है कि एक ऐसी नई पीढ़ी पैदा होगी जो विलुप्त प्रजातियों के विशेषताओं के संयोजन के साथ होगी। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि प्राप्त जानवर विलुप्त प्रजातियों के यथासंभव करीब न पहुंच जाएं। विपरीत प्रजनन परियोजना की शुरुआत 30 से अधिक वर्ष पहले हुई थी और उस समय के दौरान कई पीढ़ियों के चयनात्मक प्रजनन से कई जबरा जैसे प्रजनन समूह विकसित किए गए हैं।
हालांकि ये जानवर मूल ज़ेब्रा की तरह पूरी तरह से समान नहीं है, लेकिन उनमें विलुप्त निकट संबंधियों की आधी धारियां और भूरे रंग की पिछली विशेषताएं नजर आती हैं। हालांकि रिवर्स ब्रीडिंग के कुछ कमियां और चुनौतियां भी हैं, जिसका मतलब यह है कि यह सभी जानवरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें एक वर्तमान में मौजूद ऐसा जीवित प्रजाति चाहिए जो विलुप्त प्रजाति के साथ बहुत निकट संबंध रखता हो। इसे प्रारंभिक बिंदु के रूप में लिया जाए। उन जानवरों के लिए जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, ये संभव नहीं हो सकता। यह भी एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए ज़ेब्रा की गर्भावस्था अवधि 12 महीने होती है। अगर हमें प्रजनन प्रक्रिया को कई बार दोहराने की जरूरत है, तो एक समूह तैयार करने में कई वर्ष या यहाँ तक कि दशकों लग सकते हैं, और यह एक पर्याप्त सटीक प्रक्रिया नहीं है। यद्यपि जीन सीक्वेंसिंग और इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हमें आनुवंशिक विशेषताओं के स्थानांतरण में अधिक चयनात्मक बनने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि नई पीढ़ी में जिन विशेषताओं को आप देखना चाहते हैं वे निश्चित रूप से दिखाई देंगी। लेकिन सौभाग्य से भले ही हमारे पास उपयुक्त प्रारंभिक प्रजाति न हो या कई पीढ़ियों को पालने का समय न हो, कुछ अन्य विकल्प भी हैं। पुनः विलुप्ति का एक और तरीका क्लोनिंग है। क्लोनिंग एक जीव के सटीक जीन प्रतिकृति होती है और यह प्राकृतिक रूप से हमेशा से मौजूद रही है। बैक्टीरिया खुद का क्लोन बनाकर प्रजनन करते हैं। समानांतर जुड़वां तकनीकी रूप से एक दूसरे के क्लोन होते हैं, लेकिन क्लोनिंग प्रयोगशाला में भी की जा सकती है। हमने कई जानवरों का क्लोन बनाया है, जिनमें भैंस, कुत्ते और ऊंट शामिल हैं। तो हम कैसे क्लोन तकनीक का उपयोग करके एक विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित कर सकते हैं? सबसे भरोसेमंद तरीका शायद सोमैटिक सेल और इनहिबिशन है, जिसे दुनिया के पहले क्लोन जानवर डॉली द भेड़ के निर्माताओं ने शुरू किया था। और वैज्ञानिकों ने इस पद्धति की कोशिश की है। यह 1999 में शुरू हुआ, जब आखिरी पायरेनीज बकरी, एक मादा बकरी जिसका नाम सिलिया था, उनसे त्वचा के ऊतकों से जैविक नमूने लिए गए और उन्हें तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया गया। फिर 2009 में उन त्वचा कोशिकाओं का उपयोग करके सिलिया का क्लोन बनाया गया। यह इतिहास में पहला सच्चा अर्थ में पुनरुत्थान का मामला था। सबसे पहले ठंडी त्वचा कोशिकाओं से नाभिक को निकालकर घरेलू बकरी से प्राप्त किए गए डोनर अंडाणु कोशिकाओं में इंजेक्ट किया गया, जिनके अंडाणु कोशिकाओं के नाभिक को हटा दिया गया था। कुछ रासायनिक पदार्थों और बिजली के झटके जोड़कर भ्रूण विकास प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ दिन तक प्रयोगशाला में विकसित होने के बाद भ्रूण को सरोगेट मां की भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। ये सरोगेट मां भेड़ें या तो स्पेनिश उत्तर पर्वतीय बकरी थीं या उत्तर पर्वतीय और घरेलू बकरी के संकरण। परिणाम स्वरूप विकसित भ्रूण का डीएनए विलुप्त जानवर के समान होता है। शोधकर्ताओं ने 208 भ्रूण प्रत्यारोपित किए, जिनमें से केवल 7 भेड़ें सफलतापूर्वक गर्भवती हुईं और अंततः केवल एक उत्तरी बकरी सफलतापूर्वक पूरा जन्म ले पाई। यह एक बड़ा उपलब्धि है। यह इतिहास में पहली जीवित हो चुकी विलुप्त जानवर है। हालांकि यह छोटी उत्तर पर्वतीय बकरी पैदा होने के तुरंत बाद ही सांस लेने की विफलता के कारण मर गई। क्लोनिंग से प्राप्त अधिकांश भ्रूण सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं और हमें इसका कारण पूरी तरह से पता नहीं है। शोध से पता चलता है कि क्लोन भ्रूण को नुकसान पहुंचाने का कारण केवल क्लोन प्रक्रिया के किसी एक चरण तक सीमित नहीं है। वास्तव में क्लोन प्रक्रिया के कई चरणों का प्रभाव होता है, जैसे एक कोशिका से कोशिका का नाभिक दूसरे कोशिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया और रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भ्रूण विकास शुरू करने की प्रक्रिया। इन सभी में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक इतनी आसानी से हार मानने का इरादा नहीं रखते। इसके बजाय उन्होंने अपना लक्ष्य और भी ऊंचा रखा और इतिहास के सबसे महान विशालकाय जानवरों में से एक विशालकाय मैमथ को पुनर्जीवित करना चाहा। 2019 में इस अद्भुत जानवर को पुनर्जीवित करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उस समय जापान की एक शोध टीम ने सफलतापूर्वक ठंडे मम्मथ के कोशिका से कोशिका नाभिक को एक चूहे की अंडाणु कोशिका में स्थानांतरित किया। यह सेल न्यूक्लियस एक मम्मथ से आया है जिसका नाम यूका है, जिसे 28,000 वर्षों से संरक्षित किया गया है। इस प्रयोग का उद्देश्य किसी प्रकार का मैमथ और चूहा के संकरण का निर्माण करना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि क्या इस प्राचीन डीएनए में सक्रिय होने की क्षमता है। क्या चूहे के अंडाणु कोशिका के अंदर की कोशिकीय प्रणाली मैमथ डीएनए के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर सकती है और भ्रूण विकास के लिए आवश्यक डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। अगर यह संभव है तो इसका मतलब है कि संरक्षित किए गए मेंगमाशंग डीएनए का उपयोग करके क्लोनिंग के माध्यम से इसे पुनर्जीवित करना संभव हो सकता है। चूहे की कोशिका प्रणाली ने वास्तव में क्षतिग्रस्त डीएनए के कुछ हिस्सों की मरम्मत करने में सफलता प्राप्त की है और कुछ प्रारंभिक संकेत दिखाई दिए हैं जो डीएनए प्रतिलिपि बनाने की प्रणाली को दर्शाते हैं। लेकिन अंततः चूहे के अंडाणु कोशिका की क्षमता सीमित है। मेंगमाशंग का डीएनए बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक करना लगभग असंभव है। वर्तमान में क्लोनिंग मैमथ अभी भी एक दूर का सपना है, लेकिन इस तरह के शोध ने इस क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाया है। शायद एक दिन हम इस सपने को साकार कर सकेंगे। डीएनए, इसका मतलब यह है कि डीएनए की विशेष जगह पर जोड़, हटाना, स्थानांतरित या संपादित किया जा सकता है। हम विलुप्त जानवरों के जीन को उनके निकट संबंधियों के डीएनए में जोड़ सकते हैं, जिससे विलुप्त प्रजातियों के फिनोटाइप वाले संकर जीव बन सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें विलुप्त जानवरों के जीनोम का अनुक्रमण करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम सदा बर्फ में से मैलेथे के ऊतक से संरक्षित डीएनए प्राप्त करते हैं, तो हम जीनोम अनुक्रमण तकनीकों का उपयोग करके उसके पूर्ण आनुवंशिक कोड की पहचान कर सकते हैं और परीक्षण के माध्यम से यह निर्धारित करें कि कौन से जीन विलुप्त प्रजातियों के फिनोटाइप से संबंधित हैं। फिर यदि हम विलुप्त प्रजातियों के आनुवंशिक कोड की तुलना मौजूदा निकटतम संबंधित प्रजातियों के आनुवंशिक कोड से करते हैं, तो हम उनके अंतर ढूंढ सकते हैं।
अंत में हम इच्छित विलुप्त जानवर के जीन को मेजबान जानवर के डीएनए में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस क्रिस्पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं ताकि मेमथ के जीन को एशियाई हाथी के डीएनए में संयोजित किया जा सके, लेकिन यह एक कठिन कार्य है। ये ज्ञात है कि मेमथ और एशियाई हाथियों के बीच लगभग 14 लाख जीन भिन्नताएं हैं और सभी भिन्नताएं मेमथ के फिनोटाइप से संबंधित नहीं हैं। ये समझने में कि लंबे बालों वाले मेमथ को पुनः विकसित करने के लिए कौन से मेमथ जीन को एशियाई हाथी के डीएनए में प्रतिस्थापित करना है और भी अधिक समय लगेगा, लेकिन यह विचार इस समय सबसे आशाजनक हो सकता है। शायद एक दिन हम वास्तव में 10,000 वर्षों में पहली बार एक नवजात मेमथ देखेंगे। हालांकि ये विधियां पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं, लेकिन ये हमें विलुप्त प्रजातियों के पुनरुत्थान को साकार करने के और करीब ले आती हैं और संकटग्रस्त पशु प्रजातियों की रक्षा और पुनःस्थापन के भी। हालांकि इससे पहले कि हम सपने में खो जाएं कि यह जानवर बड़ी संख्या में डोडो पक्षियों की प्रजातियों में फिर से जन्म लें, शायद हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या हमें सच में उन विलुप्त प्रजातियों को फिर से जीवित करना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि हम एमथी से थैलेसीन तक डोडो जैसे विभिन्न प्रजातियों के पुनर्जन्म के लिए अत्यधिक उत्साहित हो जाए, शायद हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या हमें वास्तव में इन विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना चाहिए। क्योंकि हालांकि एक विलुप्त प्रजातियों के पुनर्जीवित वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण करना अच्छा हो सकता है, इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं। हाल ही में विलुप्त प्रजातियों को पुनः परिचित करना वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बहुत पहले विलुप्त हो चुकी प्रजातियां अंततः अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इन पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद बदलाव हो चुके हैं, जिससे यह उन समस्याओं को प्रेरित कर सकता है जो हम गैर देशी प्रजातियों को नए क्षेत्रों में लाने पर देखते हैं। जब जहरीले जेली टॉड को ऑस्ट्रेलिया में ग्रेबैक जेली टर्टल को नियंत्रित करने के लिए लाया गया, तो वह टॉड जल्दी फैल गया और स्थानीय टॉड प्रजातियों को विस्थापित कर दिया, और एक विलुप्त प्रजाति उन प्रजातियों से प्रतियोगिता में जीत सकती है जो उसके विलुप्त होने के बाद विकसित हुई हैं, या कभी किसी विलुप्त प्रजाति का समर्थन करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र अब उस प्रजाति के जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। यांगजे नदी के प्रदूषण के कारण बाइजी डॉल्फिन विलुप्त हो गई और तब से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए भले ही एक दिन हम इसे सफल और भरोसेमंद तरीके से पुनर्जीवित कर सकें, वे आज यांगजे में जीवित नहीं रह सकते। जब हम सफल और विश्वसनीय तरीके से विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो जाएंगे, विशेष रूप से वे जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी हैं, तो हमें यह सावधानी से विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या हम इन जोखिमों को उठाना चाहेंगे। लेकिन आज के समय में पृथ्वी पर हर दिन 30 से 150 प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो रही हैं। संरक्षण उपायों के अलावा विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन एक संभावित तरीका हो सकता है, जिससे मानव द्वारा पृथ्वी पर किया गया कुछ नुकसान पूरा किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर एक दिन हम वास्तव में इन पहले से विलुप्त जानवरों को पृथ्वी पर वापस लाने में सक्षम हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? क्या यह प्रकृति की मरम्मत है या एक नया रोमांच? अपनी राय मुझे टिप्पणियों में बताएं।